अब ऐसा क्यों होता है? जैसे ही आप फीमेल को देखते हो, थोड़ा-सा उससे क्लोज़ होते हो, तो सबसे पहले आप बोलते हो कि लेट्स गो फॉर कॉफ़ी, और थोड़ा क्लोज़ हो जाते हो कॉफ़ी के बाद में, तो फिर लेट्स गो फॉर डिनर। तो ऐसा क्या होता है कि कोई भी रोमांटिक जर्नी जो होती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉफ़ी से शुरू होती है, फिर डिनर पे होती है, फिर डांस एंड एग्ज़ैक्टली लाइक वाइज़ मूव करती है। सो व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन? क्या ऐसा है जो फीमेल और फूड से कनेक्टेड है, स्त्री जाति और खाने से कनेक्टेड है? सोचो, दिमाग लगाओ। बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है इसके पीछे में। जब भी हम किसी फीमेल को खाने पे लेके जाते हैं, तो बेसिकली एक फीमेल अगर कॉफ़ी के लिए एग्री कर जाती है, तो उसके दिमाग में एक इमेज बनती है कि ओके, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, फिर हम कॉफ़ी, स्नैक्स जो भी है वो खाए पिएँगे। तो जब भी इस टाइप का एक माहौल बनता है, तो वो अपने गार्ड्स को नीचे कर लेती है, ओके? मतलब थोड़े कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में आ जाती है। खाना हम कोशिश करते हैं कि वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में खाएँ, तो उसके गार्ड्स जो है थोड़े नीचे आ जाते हैं। और अगर खाना बहुत डिलीशियस हुआ, तो उसके ब्रेन में बहुत अच्छी एक डोपामाइन से फुल उसका ब्रेन हो जाता है। तो न्यूरोलॉजिकली आपकी तरफ से कोई भी अगर रोमांटिक क्यू होगा, वो बहुत उसको अच्छे से रिसीव करेगी। अब इमेजिन कर लो कि आप नॉर्मल आते-जाते किसी के साथ बात करते हो और उसको रोमांटिक क्यू देते हो। एक ये सिनेरियो हो गया। एक ये हो गया कि आप कहीं एक बहुत अच्छे से एम्बियंस वाली जगह पे बैठे हो, आमने-सामने बैठे हो, अच्छा कुछ खा पी रहे हो, और उसके बाद में आप एक रोमांटिक क्यू देते हो। तो चांसेस हैं कि जब आप किसी के साथ बैठ कर के कुछ डिलीशियस खाते हैं, एम्बियंस बहुत अच्छा होता है, तो आपका रोमांटिक क्यू जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ओके? बट 1 मिनट, इससे पहले ना थोड़ा आपको फीमेल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए कि जो फीमेल आपके सामने बैठी है ना, वो किस कैटेगरी में आती है। देखो, बेस्ट फीमेल होती हैं जो सिक्योर फीमेल होती हैं। ये सिक्योर फीमेल कैसी होती हैं? बहुत अच्छे से बातचीत करेंगी, इनके मन में कोई डर नहीं होता है। अगर उनको फिज़िकली किसी से क्लोज़ होना होता है, तो ये फिज़िकली भी क्लोज़ हो जाती हैं, और बहुत अच्छे से जो है रिस्पॉन्ड करेंगी। आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल सिक्योर। आपको मतलब ना सेल्फ डाउट में डालेंगी, और ना आपको जज करेंगी, एंड शी विल एन्जॉय जो भी आप उसके लिए प्लान करते हो, ठीक है? फिर आती है एंग्शियस फीमेल। एंग्शियस फीमेल जो होती है, वो हमेशा डरी-डरी सी होती है। ऐसा ना हो जाए, इसके बाद ये ऐसा ना करे, फिर ये क्या बोलेगा, ओके? पहले टाइप की जो फीमेल होती है, वो सिक्योर फीमेल होती है। तो सिक्योर फीमेल जो होती है, वो बहुत कंफर्टेबल होती है, फिज़िकल इंटीमेसी के साथ में भी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करती है, और उसको रिजेक्शन का डर नहीं होता है। अगर आप उसको मना भी कर दोगे, या उसको कुछ पसंद नहीं आएगा और वो आगे मूव नहीं करना चाहेगी, तो बहुत पहले ही इंस्टेंस में वो बहुत क्लियरली आपसे बात करेगी, और उसको कोई डर नहीं है कि उसको अकेले रहना पड़ेगा। ये होती है सिक्योर टाइप की फीमेल। ऐसी फीमेल अगर आपको मिल जाए जिसके साथ आप कॉफ़ी डेट या डिनर डेट पे गए हो, लाइफ बहुत बढ़िया है। सेकंड टाइप की जो फीमेल होती है, वो एंग्शियस फीमेल होती है। ये ना हमेशा रिजेक्शन का इनके मन में डर होता है कि मुझे ना रिजेक्ट ना कर दे कोई। ये बॉयज़ में भी होता है वैसे, ठीक है? और कॉन्स्टेंटली ये क्रेव करती है वैलिडेशन। तुम मुझे पसंद करते हो ना, तुम मुझे प्यार करते हो ना, या कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेगी ताकि सामने वाला उसको पसंद करे, ठीक है? और जब ये रिलेशनशिप में आती हैं, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट बन जाती हैं। तो जब भी आप किसी फीमेल के साथ किसी भी टाइप की कॉफ़ी पे या डिनर पे जाते हो, तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। पहली वाली सिक्योर होगी, दूसरी वाली एंग्शियस होगी, और तीसरी जो होती है वो डिसमिसिव अवॉइडेंट होती है। ये डिसमिसिव अवॉइडेंट का मतलब क्या होता है? इनको ये डर लगता है कि अगर मैं इस बंदे के साथ इंटीमेट हो गई, तो मेरी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? जैसे ही आप सीरियस बातें करते हो कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या ये करना चाहता हूँ, जैसे ही रिलेशनशिप एक सीरियस स्टेज पे जाता है, ये पुल बैक कर लेती है। ये उसके आगे जाती ही नहीं है।
फिर आती है एक फ़ियरफुल अवॉइडेंट टाइप की। ये फ़ियरफुल अवॉइडेंट जो होती है ना, ये क्रेव करती हैं प्यार को लेकर के। बहुत बहुत टेरिफाइड होती हैं कि कहीं हम हर्ट ना हो जाएँ। तो इनका एटीट्यूड आपको कैसा लगेगा? पुश एंड पुल वाला एटीट्यूड लगेगा। कभी आपके क्लोज़ आ जाएँगी या कभी आपके दूर हो जाएँगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि यार मैंने कुछ गलती करी है। नहीं, आपने कोई गलती नहीं करी है। ये इसके बचपन के ट्रॉमा फ़ोबियाज़ होते हैं। ये जो 2 टाइप की मैंने लास्ट में अवॉइडेंट फीमेल्स बताई हैं। ये इनके कुछ न कुछ ट्रॉमा चले होते हैं जिसके कारण ये इस तरीके से बिहेव करती हैं। तो कभी भी आप किसी फीमेल के साथ डेट पे जाते हो, तो आपकी गलती नहीं है कि वो बैक आउट क्यों कर रही है या वो आपको घोस्ट क्यों कर रही है। वो उसकी पर्सनैलिटी है, ओके? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो है ना, मैंने इस किताब में लिखी हुई हैं, मैस्कुलिनिटी एंड रिलेशनशिप। और इसका अगर आप ये इंडेक्स वाला पेज पढ़ लोगे ना, इसमें पढ़ नहीं पाओगे, टेढ़ा-मेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें आप जब बचपन में एज़ ए चाइल्ड होते हो, तो आपके ऊपर क्या-क्या इंप्रेशंस पड़ते हैं पेरेंट्स के। फिर आप किस तरीके से आपकी दिमाग की प्रोग्रामिंग होती है। फिर आप अपने आप को जब बड़ा करते हो तो क्या-क्या चीज़ें आपके दिमाग में आती है बचपन से, कैसी? अगर मान लो आपके साथ में बुलिंग हुई हो या कुछ और हुआ हो तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स आएँगी। उसके बाद में जब आपकी फ्रेंडशिप डेवलप होती है बॉयज़ के साथ में, गर्ल्स के साथ में, कैजुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, उस वक़्त में क्या-क्या इंप्रेशंस आपके दिमाग में आते हैं। फिर गर्लफ्रेंड स्टेज में फीमेल्स के साथ में आपको कैसे बिहेव करना है, क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर लिविंग इन में जाना है तो आपको किस तरीके से लिविंग इन में जाना है, फीमेल्स आपके साथ क्या-क्या गेम्स खेल सकती हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है। बिकॉज़ इनवेरिएबली अगर मेल को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सेल्फ ब्लेम में जाते हैं, तो इसमें सेल्फ ब्लेम में नहीं जाना है। हो सकता है जो फीमेल आप जिसके साथ में हो, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो। उसके बाद में एक अगर आपको लाइफ़ पार्टनर चूज़ करना है या रिलेशनशिप के लिए पार्टनर चूज़ करना है, तो क्या-क्या ध्यान रखना है, कैसे करना है। अब मान लो उसको आप अगली स्टेज पे ले जाते हो मैरिज में, तो उस वक़्त क्या प्रॉब्लम ध्यान रखनी है। हो सकता है आपका मन चीट करने को करता है या हो सकता है आपकी पार्टनर चीट करती है, तो क्या-क्या इश्यूज़ आती हैं, उसको कैसे टैकल करना है। पैसों का क्या कॉम्बिनेशन है मैरिजेज़ में और रिलेशनशिप में। अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, अगर आपका बहुत ज़्यादा पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा टेंट्रम करता है या बहुत ज़्यादा आपके पैसे खर्च करवाता है या आपके साथ रिलेशनशिप में पर वो किसी और से कनेक्टिव है और आपको हमेशा स्ट्रेस में रखता है, या आपका पार्टनर जो है हाइपर विजिलेंट है, आपके हर एक्शन के ऊपर में वो नज़र रखता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। बहुत अगर डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग पार्टनर है, तो उसकी बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसा हो सकता है। उसके बाद में उसके पास में क्या-क्या वेपन्स होते हैं, किस तरीके से जो है आपको सेल्फ डाउट में डाल सकता है। एज़ ए स्ट्रॉन्ग मैन आपने अपने आप को कैसे बिहेव करना है, ताकि आप एक रिलेशनशिप को अच्छे से एन्जॉय कर सको और फीमेल आपका बेवकूफ़ ना करे, मतलब काट ना सके। उसके बाद में हाइपोथेटिकली मान लो फिर भी ब्रेकअप हो गया, किसी भी इंसान का ब्रेकअप हो सकता है, तो किस टाइप की पेन होती है, उसको आपको कैसे मैनेज करना है, ठीक है? अगर मान लो कुछ ऐसा हो गया कि डिवोर्स तक बात चली जाती है, तो आपको अपने आप को कैसे हैंडल करना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है अगर बच्चे हैं, ठीक है? ओवरऑल लाइफ़ को कैसे हैंडल करना है, हाई वैल्यू मैन कैसे बनना है, आपकी लाइफ़ के रूल्स क्या होने चाहिए और फीमेल्स को लेकर के रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स क्या-क्या होते हैं, ये सब कुछ जो है इस किताब में है। ये किताब किंडल में अवेलेबल है, पेपरबैक में भी है, हार्ड कवर में भी है, अमेज़न पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, मैं लिंक दे दूँगा कमेंट बॉक्स में, उसमें भी है। इस किताब को खरीद करके अपने घर पे रखो और जब भी आपको लगे कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो देखो आपको उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपके मन में जो डर है, जो कन्फ्यूज़न है, वो क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आपके मन में क्लैरिटी आएगी, आप फिर आराम से अपना रिलेशनशिप चला सकते हो। नहीं तो मेल्स के पास में सेल्फ ब्लेमिंग को लेकर के और कोई चारा नहीं है। उनको लगता है कि मैं जिस तरीके से रिलेशनशिप को हैंडल कर रहा हूँ, इसी में कहीं प्रॉब्लम है। ओके, ये तो होगी किताब की बात। अब हम वापस आते हैं फूड एंड फीमेल के ऊपर में। अब जब आप खाने पे फीमेल को ले जाते हो, तो मैंने आपको 4 किस्म की फीमेल्स बताई, तो आप आइडेंटिफ़ाई कर लो कि ये सिक्योर वाली है, ये एंग्ज़ियस वाली है, ये अवॉइडेंट की जो 2 कैटेगरीज़ मैंने बताई, उस कैटेगरी की है, ठीक है? उसके हिसाब से आपको अपना अपना अगला स्टेप जो है वो तय करना है कि इसके आगे मैं इसको कहाँ तक लेके जाऊँगा।
ये एक कैजुअल रिलेशनशिप टाइप फीमेल है या मैं इसको सीरियसली लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है? खाने का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट फीमेल्स के ऊपर में पड़ता है और मेल्स इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी उठाते हैं। क्या फ़ायदा उठाते हैं? मेल्स लेविशली खाना पेश करते हैं फीमेल्स के सामने। आपने देखा ना मैरिजेज़ वगैरह में, फंक्शंस में बहुत लेविश उतने खाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट क्वालिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड बिल्कुल बेस्ट ऑफ द फूड होता है। उससे क्या होता है कि खाने को और फीमेल को देख करके एक इंसान का जो मन होता है न्यूरोलॉजिकली वो डोपामिन से भर जाता है। डोपामिन का मतलब क्या होता है? कुछ भी मतलब अच्छा नहीं हो रहा है, चाहे कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन एक वेल बैलेंस्ड क्लियर स्किन, हिप टू चेस्ट की जो अच्छी वाली रेशो वाली फीमेल्स है उसको देख करके और बहुत ही अच्छा वाला खाना देख करके हमारे अंदर डोपामिन निकलता है, जिससे हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छी वेल बीइंग की फीलिंग आती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी इंसान खाली होता है काम कुम करके, तो मैक्सिमम टाइम उसका मन कहाँ भागता है? फूड की तरफ या फीमेल्स की तरफ। ओके, इस साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझो। एक फीमेल को अगर आप फूड के ऊपर ले जाने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपके लिए उसको अगले स्टेप पे ले जाना बहुत ईजी है। तो फूड और फीमेल के कनेक्शन को ध्यान से रखो। अब दो कैटेगरी आती है जिसकी बात मैं चाहूँगा कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कई लोगों को ऐसा होता है कि जब वो अच्छे से खाना खा लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से डोपामिन हो गया, टेस्ट बड्स उनके देखभाल हो गए, स्टमक फुल हो गया, फिर उनको फीमेल की तरफ जो है जाने का मन करता है। और कई लोग होते हैं वो फूड की तरफ ध्यान नहीं देते, उनको सबसे पहले फीमेल की तरफ जाने का मन करता है। फूड उनके लिए सेकंड कैटेगरी होती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको फूड और फीमेल से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, वो उस बेसिक नीड्स की पिरामिड से जो है थोड़ा ऊपर चले गए होते हैं, और यही लोग होते हैं जो ज़िंदगी में स्ट्रॉन्गमैन बनते हैं और बहुत अच्छे से जो है अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ओके, ये बहुत जल्दी इरिटेट नहीं होते, टेम्परामेंट भी लूज नहीं करते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, बहुत क्लैरिटी होती है इनके दिमाग में। लेकिन जो इंसान फूड और फीमेल में ही घुसा रहता है हमेशा, या फूड के बारे में सोच रहा होता है या फीमेल के बारे में सोच रहा होता है, इसके अलावा जो है उसके दिमाग में और कोई थॉट आता ही नहीं है, तो भैया फिर वो ज़िंदगी में बहुत अनकंफर्टेबल रहने वाला है। हाँ, एक पर्टिकुलर एज होती है जब इन दोनों चीज़ों की जो नीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लाइफ वुड बी फैंटास्टिक। लेकिन धीरे-धीरे अगर आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाए, मतलब आपने फीमेल को माइनस लस्ट नहीं देख पाते हो, लस्ट के कारण ही फीमेल को देख पाते हो, तो लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी तरीके से फूड को, टेस्ट के अलावा फूड को नहीं देख पा सकते हो, न्यूट्रिशंस की तरफ नहीं ज़्यादा जाते हो, टेस्ट की तरफ जाते हो, तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो एक पर्टिकुलर स्टेज तक एंजॉय फूड एंड फीमेल्स, बट आफ्टर सम टाइम देन मेक श्योर आप एक ऐसी कैटेगरी में आ जाओ कि फीमेल्स को जब आप देखो तो लस्ट को साइड में रख करके देखो कि ओके, अब मुझे इस फीमेल के साथ क्या करना है, क्या काम है, कैसे इसके साथ में हैंडल करना है। क्योंकि लस्ट जब बीच में आ जाती है तो कहानी बिल्कुल एकदम से खराब हो जाती है। इसी तरीके से फूड को, ओके, लाइफ की ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने उस किताब में बहुत अच्छे से लिखी हुई है। बाय दैट बुक, रीड दैट बुक, कीप दैट बुक इन योर हाउस, गिव इट टू somebody as a gift. That person will be so thankful to you, right? Take care. It's your life. We learn how to succeed, but not how to understand relationships. This book offers practical psychological insights. Get your copy today. You can purchase this book from Amazon. It's available on Amazon. Just search for the author's name, Rajneesh Kumar, and order your copy today. This book offers practical psychological insights based on years of real counseling experience.